मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ईट, मनके और अस्थियां। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जो टॉपिक है, 2-3 टॉपिक छूट गए थे, उसको इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या फिर आइकन बटन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो अभी तक हमने ये चीज पढ़ा था कि हड़प्पा की खोज कैसे कैसे हुई, वहां पे कौन कौन सी चीजें मिली। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें मिली। इसके बाद हमने ये देखा कि वहां पे विशाल स्नानागार मिला। ठीक है, कब्रिस्तान जो समाधान पर डाली थी उसके बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया। जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक नगरीय व्यवस्था है। किस लिए इसको बोला जाता है, नगरीय सभ्यता है, किस लिए बोला जाता है, इसके बारे में हमने बात किया। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था हड़प्पा सभ्यता का अंत, जहाँ पे हमने ये देखा था बाढ़, भूकंप हो गया और ईंटों की कमी हो जाना, इसके अलावा नदियों का रास्ता बदल लेना इत्यादि कारण थे जिसकी वजह से वहां की बस्तियों का विनाश हुआ और जिसकी वजह से हड़प्पा का अंत हो गया। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हड़प्पा को इसके अगला जो टॉपिक है हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में इसकी खोज की स्टार्टिंग किस टाइम से की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो अगर खोज की रही बात तो किस बेस पे खोज किया गया, तो मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो है किस चीज पे आती है, ये जो अर्ध ऐतिहासिक काल है। जो मैंने बताया था ना, हिस्ट्री को समझने की 3 चीजें होती हैं, एक ऐतिहासिक काल, एक अर्ध ऐतिहासिक काल और जो पहला वाला था प्रागैतिहासिक काल। यानी कि सबसे पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या था अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा था ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो टाइम जब ना मनुष्य पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, और अर्ध ऐतिहासिक काल में वो है जहाँ पे मनुष्य लिखना तो जानता था, अपनी चीजों को व्यक्त करना तो जानता था, लेकिन मनुष्य जो है आज के टाइम के जो लोग हैं उनको पढ़ने में असमर्थ है। अच्छा, इसके अलावा जो ऐतिहासिक काल था वहां पे मनुष्य पढ़ना भी जानता था, वहां पे लिखना भी जानता था, उस वजह से वो तो ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, तो जो हड़प्पा का टाइम है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, जहाँ पे वहां पे कई सारी चीजें मिली है हड़प्पा से, बट उसको पढ़ा नहीं गया है और इसी को क्या बोलते हैं, रहस्यमयी लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो खोज की बात करें तो हड़प्पा के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो सब वहां के पूरा वस्तुओं के माध्यम से और भौतिक अवशेषों से मिलती है। यानी कि हड़प्पा के बारे में जो जानकारी मिलती है भौतिक अवशेषों के द्वारा, और इसके अलावा वहां पे जितने भी पूरा वस्तुएं मिली है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, पूरा स्थल मिले हैं, उनके द्वारा हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है और उस चीज को जो पुरातात्विद होते हैं रिलेट करके बताते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड वीडियो देखिए, उसमें सारा चीज पढ़ाया गया है, और जब 2 वीडियो आप देख लेंगे तो तीसरा तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए एक जो कैरेक्टर है कनिंघम, इनके बारे में थोड़ा जानना है क्योंकि कनिंघम जिस टाइम पे थे 19वीं शताब्दी में, हालांकि 20वीं शताब्दी में आपको पता है हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो को 1922 में हुई थी, यही था। तो अब देखिए 1918 यानी कि 19वीं शताब्दी की अगर बात करें, लमसम ये टाइम है 1800 से लेकर 1900 के बीच की बात है। तो इस टाइम पे कनिंघम उस टाइम पे भारतीय पुरातात्विक के सर्वेक्षण मतलब प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। तो उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे ही खोज करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे इनको ना थोड़ी बहुत चीजें हड़प्पा से मिलती थी, बट ये ध्यान नहीं देते थे कि क्या ऐसी कोई सभ्यता हो सकती है, नहीं हो सकती है, उस चीज पे कोई जिक्र ही नहीं करते थे। ठीक है, सोचते ही नहीं थे। ठीक है, या फिर सोचते थे वे फिर भी उनको इग्नोर कर देते थे। ठीक है, या फिर आइडिया नहीं लगा पाते थे। इस वजह से हड़प्पा को समझने में कनिंघम चूक गए और इसी की वजह से हम हड़प्पा मतलब इस चैप्टर में कनिंघम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। सर अलेक्जेंडर, ये पूरा नाम था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के पुरातत्व विभाग के
निर्देशक के रूप में 1870 से लेकर 1885 ईस्वी तक काम किया था। ठीक है। कनिंघम की प्रमुख जो रुचि थी किस चीज में थी? आरंभिक ऐतिहासिक काल में थी। और ये जो जिस चीज की खोज कर रहे थे उसका ड्यूरेशन क्या था? 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व, वह उसके पश्चात के कालों से संबंधित पुरातत्व में था। अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कब की सभ्यता है? 2600 ईसा पूर्व की सभ्यता। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व की जो सभ्यता है, इस टाइम की सभ्यता है। और ये जो खोज कर रहे थे 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व, ये उससे ऊपर तक नहीं सोचे कि क्या पता उससे पहले भी कोई सभ्यता होगी। वो ये मानते थे जो मैं खोज रहा हूं यही सभ्यता लास्ट यानी कि पहली सभ्यता थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे भी पहले वो एक सभ्यता थी जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में पनपी थी। ठीक है, तो ये लिखा है कि कनिंघम की प्रमुख रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व व उसके पश्चात के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। हड़प्पाई वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी। मैंने बताया ना, कभी कभी हड़प्पाई वस्तुएं मिला करती थी तथा इनमें के कुछ तो कनिंघम तक भी पहुंची थी। फिर भी वह जान नहीं पाए कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। यानी कि हड़प्पा की कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो कनिंघम को मिली भी थी, लेकिन कनिंघम उस चीज को समझ नहीं पाए कि वस्तु ये कितनी पुरानी हो सकती है। एक ब्रिटिश ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी और उन्होंने मुहर पर गौर तो किया था, किंतु वह उसे दिनांकित करने में असफल हुए। दिनांकित का मतलब होता है एक डेट बताने में असफल थे कि ये कितनी पुरानी हो सकती है। ठीक है, ब्रिटिश का कोई व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया, उनको एक मुहर दी और ये बोला कि आप आइडिया लगाओ कि ये कितना टाइम पुराना है। तो उन्होंने उसको दिनांकित करने में असमर्थ रहे और वो नहीं बता पाए। उन्होंने रिलेट किया हाल फिलहाल के टाइम से। ठीक है, उस टाइम के टाइम से रिलेट किया, बट वो जो थी वो उससे भी पहले की सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की थी। और इसी को जानने में कनिंघम चूक गए थे और इसी को क्या बोलते हैं? कनिंघम का भ्रम बोलते हैं। तो हड़प्पा के महत्व को जानने में चूक गए थे कनिंघम और इसी को कनिंघम का भ्रम बोलते हैं। आई बात समझ में? ये देख सकते हो कनिंघम एक बहुत ही अच्छे पुरातात्विक थे। ठीक है, इन्होंने कई सारे खोजें भी की, लेकिन ये हड़प्पा को समझने में चूक गए थे। ठीक है ना, तो ये चीज था कनिंघम के ऊपर। आगे बात करते हैं, तो आखिर ये हड़प्पा सभ्यता आई कैसे? तो आगे चल के क्या होता है कि जो जॉन मार्शल होते हैं, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो व्यक्ति लगते हैं, एक तो दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी और दूसरा राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी जो थे ये हड़प्पा को खोजने में लगे थे 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी यानी कि इसका एक्चुअल डेट बोले तो 1921। ठीक है, और जो राखल दास बनर्जी थे 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है कि दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विदों ने कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में हड़प्पा में मुहरें ढूंढ निकाली जो निश्चित तौर पर आरंभिक ऐतिहासिक स्रोतों से कहीं ज्यादा प्राचीन थी, पुरानी थी। ठीक है, और ये है दयाराम साहनी। और आगे क्या होता है कि अन्य पुरातात्विक जैसे राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान जो मुहरें थी वो रिलेट करने की कोशिश की। किससे? मोहनजोदड़ो से। तो ये लिखा है कि हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरें मोहनजोदड़ो से ढूंढ निकाली, जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृत का हिस्सा है। तो मतलब क्या है कि जो हड़प्पा हो गया और जो मोहनजोदड़ो हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं वो एक ही टाइम पे पनपी थी, जहाँ पे अलग अलग टाइप की मुद्राएं, मतलब वो जो मुहरें थी वो सिमिलर पाई गई थी। ठीक है, और ये रहे राखल दास बनर्जी, जैसा कि आप
चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में बस ये चीज रखिए कि जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया किसका, हड़प्पा का, और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखलदास बनर्जी ने किया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और भी याद रखना, देखो यहाँ पे लिखा है कि इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे संसार के सामने सिंधु घाटी की एक नई सभ्यता के खोज का घोषणा किया। यानी कि इन्होंने खोजा तो इस टाइम पे था, लेकिन एक्चुअल में जो घोषणा की गई थी कि हमने एक सभ्यता ढूंढ निकाला, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कब बोला गया, 1924 में बोला गया। और किसने बोला, जॉन मार्शल ने बोला। ठीक है, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों काम किए। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी कि हड़प्पा की खोज पहले स्टार्टिंग में कनिंघम थे, तो उन्होंने वो जानने में मतलब भूल कर गए या चूक कर गए, जिसी को कनिंघम का भ्रम बोलते हैं। आगे चल के दयाराम साहनी जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की है, और जो राखलदास बनर्जी थे इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट बात करते हैं अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। अब क्या है, अब वस्तुएं तो मिल गई हैं, कोई बताने वाला तो है नहीं वहां पे कि कोई व्यक्ति जिंदा हो जो बता सके, या कोई ऐसा साक्ष्य लिखा हुआ मिले जिसको हम पढ़ पाए। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हमें पुरातात्विक क्या थे, वस्तुओं से ही आइडिया लगाते थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हड़प्पाई लिपि से इन प्राचीन सभ्यताओं को जानने में कोई सहायता नहीं मिली है। यानी कि लिपि का मतलब क्या है कि कोई लिखी हुई वस्तुओं से हमें जानने का कोई स्रोत नहीं मिला है, बल्कि किस चीज से मिला है, अपितु ये भौतिक प्रमाण से मिला है, जो कि पुरातात्विदों को हड़प्पाई जीवन को उचित तरह से पुनर्निर्माण करने में मददगार होती है। जैसे मृद भांडों से आइडिया लगाया गया, औजारों से, आभूषण से, घरेलू सामान से, ये सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके वो देख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से आइडिया लगाया गया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। आगे कई सारी वस्तुएं समय के साथ नष्ट भी हो गई, जिससे हमें पता भी नहीं लगा, जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी एवं सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ थे जो सड़ गल के दोबारा रिसाइकल हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं खोजों का वर्गीकरण, यानी कि जो खोज किए गए थे उसका कैसे वर्गीकरण किया गया। तो विभिन्न चीजों में उसको अलग अलग कर दिया गया, जैसे धातु को अलग कर दिया गया, रोजमर्रा की जो वस्तुएं थी उसको अलग कर दिया गया, विलासिता की वस्तुएं थी उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, और इन्हीं सब चीज से आइडिया लगाया गया। तो यहाँ पे देखिए पदार्थों की अगर बात करें तो जैसे होगा पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत इत्यादि को वर्गीकृत किया गया। उपयोगी वस्तुएं जैसे मनके, चकिया, पत्थर, पात्र इत्यादि को अलग करके समझा गया। इसके अलावा मूर्तियां कई सारी मिली, कब्र मिला, नाले मिले, पूरा स्थल मिली, इसके अलावा भट्टी मिली जहाँ पे ईंटों को पकाया जाता था। तो इन सभी चीजों से आइडिया हमें मिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो व्याख्या की समस्या। अब इन सभी चीजों को तो हमने देख लिया, अब इसको व्याख्या करने में बहुत सारी कठिनाई हुई। जैसे वहां पे एक मूर्ति मिली जिसमें एक लेडीज की मूर्ति, मतलब देखने में तो लेडीज की मूर्ति लग रही है, जो कि ऐसी मूर्ति है जिसपे सोने का देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो स्त्री है ये सोना सोना ही पहन रखी है, मतलब क्या है कि आभूषण बहुत ज्यादा पहन रखी है। तो ये कौन हो सकती है? ठीक है, तो आइडिया लगाया गया ये मातृ देवी की मूर्ति है। और एक मूर्ति ऐसी मिली जो हाथ है ना, हाथ घुटने के बल ऐसे कर रखे हैं, यानी जैसे राजा महाराजा बैठते हैं उस टाइप से है। तो उसको देख के आइडिया लगाया गया कि ये राजा की मूर्ति हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही आइडिया लगा के चीजों को सामने प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जो मुहरें थी, मुहरों पे भी कई सारी चीज लिखा गया था या चित्र बनाई गई थी। तो पुरातात्विक बस ये आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है ये राजा महाराजा की हो, या फिर हो सकता है ये धार्मिक चीजों से रिलेटेड, जैसे जिसको आस्था मानते हो, जिसको गॉड समझते हो आप, है ना, तो उनकी मूर्तियां हो। तो ये सारी चीज है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मुहरों पर दर्शाए गए चित्र। अब मुहरों पे जो चित्र दर्शाए गए वो किनके चित्र हैं ये भी समझना मुश्किल था। जैसे चित्र आप देख सकते हो, अब ये देखिए ये है मुहरे या लिंग। ठीक है, मुहरे या लिंग। अब देखिए ये चीज है, यहाँ पे छोटे छोटे से लिंग बनाए गए हैं। तो ये लिंग तो आप समझते हो शिव जी का एक रूप है जिसको हम पूजते हैं। ठीक है, ये जो मूर्ति है तो ये लिखा है ना मातृ देवी, तो ये मातृ देवी देखो यहाँ पे आभूषण पहने हुए हैं। तो आप इनको क्या आइडिया लगा सकते हो? कोई रानी होंगी वहां की,
कोई मातृ देवी होंगे, तो ये इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या यह एक मातृ देवी थी। तो ये सब डाउटफुल चीजें हैं, ठीक है, बस एक आइडिया के तौर पे बोल दिया गया कि मातृ देवी की मूर्ति है। अब जैसे यहाँ देखो, पकी मिट्टी को खिलौना गाड़ी। अब ये जो खिलौना गाड़ी है ये बनाया गया है, तो इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि अगर ये खिलौना बनाया जा सकता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बैलगाड़ी होगी। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये देखो, आद्य शिव मुहर, तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये शिव जी का मुहर है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनको देख के हम थोड़ा बहुत बस आइडिया लगाए हैं, पुरातात्विक आइडिया लगाए हैं, और जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये व्याख्या करने में समस्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती ही है, ठीक है, क्योंकि हम पुरानी चीजों को देखकर ही आइडिया लगाते हैं। आगे, आभूषणों से लदी हुई नारी को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। एक मूर्ति जिसमें एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दर्शाया गया है, तो हो सकता है कि वो किसकी मूर्ति हो, पुरोहित राजा की मूर्ति हो, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो इत्यादि चीजें जिनसे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर समस्याएं पैदा हुई थी। जैसे लिपि जो थी, लिपि को नहीं पढ़ा गया, तो इसकी वजह से कई सारी चीज़ें रहस्यमय लिपि के रूप में हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने ऑल ओवर जो चैप्टर है सारा का सारा चीज़ हमने कवर अप किया। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो भी सारी चीज़ थी, मैंने हर एक चीज़ को कराने की पूरी तरीके से कोशिश किया है। बाकी एक बार और वीडियो देखना अच्छे से, ठीक है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूं कि ऑनलाइन का फायदा ही यही है कि एक बार नहीं बल्कि इसको कितनी बार भी देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। और ये ऑल ओवर चैप्टर के बारे में बताया है मैंने, आगे चल के इसके क्वेश्चन आंसर सारे चीज़ मैं कराऊंगा, ठीक है। और क्योंकि ये चैप्टर जो था, अगर आप वैसे ही नॉर्मल तरीके से पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। और ये इसमें एज ए चैप्टर लेंदी है, क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने कवर अप करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इसमें मैं सोच रहा था क्या मैं लिखूं क्या छोड़ूं, क्योंकि हर एक चीज़ मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, आपको बताने लायक है। इस वजह से फिर भी कुछ न कुछ चीज़ों को मैंने शॉर्ट करके मैंने सारी चीज़ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है, डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, वो तभी कीजिए जब आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।